गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। अब तो आप लोगों के बहुत कम टाइम रह गए एग्जामिनेशन के। आई थिंक नेक्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एवरी मंथ के, जैसे आज की क्लास में होंगे अगस्त मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी कि जनवरी से लेकर के टिल मंथ ऑफ नवंबर तक हम लोगों को टॉप 50 क्वेश्चंस एवरी मंथ के करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों के लिए वीजा के लिए यंग प्रोफेशनल योजना की शुरुआत की है? अब इस क्वेश्चन को तीन प्रकार से क्वेश्चन जो है और भी बनाए जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम लोग उस पर थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि 18 से 30 वर्ष पूछा जा सकता है कि कितने से कितने वर्ष के आयु के लिए वीजा जो है जारी किया जा रहा है। तो 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीयों के लिए, किसके लिए है यह? भारतीयों के लिए है। एंड द लास्ट वन, वीजा के लिए यंग प्रोफेशनल, कौन सी वीजा है यह? यंग प्रोफेशनल योजना। ये भी पूछा जा सकता है कि यंग प्रोफेशनल योजना जो है निम्नलिखित में से किसके लिए जारी किया गया है या किससे संबंधित है? तो क्या होगा वह? वीजा से संबंधित है यंग प्रोफेशनल योजना। नाउ ऑप्शन दिया गया है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूके। अब बात आती है कि किस देश के द्वारा किया गया? यूके के द्वारा किया गया है। आखिर यंग प्रोफेशनल योजना है क्या? तो इस योजना के अंतर्गत 2 इयर्स के लिए, ओनली फॉर 2 इयर्स, क्योंकि किसके लिए जारी किया गया है? 18 से 30 वर्ष यानी स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है, छात्रों के लिए। तो इसके इस दौरान, इस 2 इयर्स के दौरान आप ब्रिटेन में रह सकते हैं, काम के अवसर तलाश कर सकते हैं, इवन इसके साथ साथ आप अध्ययन भी वहां कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 सुविधाएं जो हैं आपको यहाँ पर 2 साल आप यहाँ रह करके, आप यूके में 2 साल रह करके इन सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई आपको वीजा को लेकर के कि यंग प्रोफेशनल योजना का संबंध किससे है। तो यह इसका संबंध वीजा से है और यूके के द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए? तो भारतीयों के लिए। एज है 18 से 30 इयर्स। नाउ अब बात आती है, चूंकि कुछ अन्य देश भी हैं जिसने निःशुल्क वीजा को जारी किया है। यह आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोगों का क्या है कि एज मच एज रिविजन भी होता चले। इससे रिलेवेंट और कौन कौन से फैक्ट्स हैं तो ध्यान रखिएगा। इन दिनों श्रीलंका, इंडोनेशिया, एंड मलेशिया, ओके, सॉरी इंडोनेशिया नहीं है, थाईलैंड है। जस्ट ए मिनट। श्रीलंका, थाईलैंड एंड आपका मलेशिया। ओके, मलेशिया। ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, ये 3 ऐसे देश हैं जिन्होंने निःशुल्क वीजा जारी किया है। जैसे श्रीलंका ने किया है 7 देशों के लिए, थाईलैंड ने किया है आपके 2 देशों के लिए, एंड मलेशिया ने भी किया है। अभी वर्तमान में तो 2 देश है, हो सकता है ये आगे बढ़ भी सकता है। श्रीलंका भारत सहित, यानी भारत भी उसमें सम्मिलित है निःशुल्क वीजा जारी करने में। भारत ने भी क्या इसमें सम्मिलित है? इस निःशुल्क वीजा में, निःशुल्क वीजा। चलिए मैं यहां लिख देती हूँ, ये 3 देश जो हैं क्या कर रहे हैं? निःशुल्क वीजा इन्होंने जारी किया है। निःशुल्क वीजा जारी किया गया है। क्लियर? चलिए, अब बात आती है श्रीलंका। मैंने भी आपको बताया कि भारत इसमें भी इंक्लूड है। इवन भारत तीनों देशों में इंक्लूड है। थाईलैंड ने जो 2 देश के लिए जारी किया है, एक आपका भारत हो जाता है और दूसरा ताइवान के लिए इसने जारी किया। ये फॉर 6 मंथ्स के लिए थाईलैंड के द्वारा जारी किया गया, 6 मंथ्स के लिए है। बट श्रीलंका ने जारी किया है वो है आपका 31 मार्च 2024 के लिए। एक्चुअली ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखना चाहता है कि हाँ, अगर वो निःशुल्क वीजा जारी कर रहा है तो उसको श्रीलंका में कितने पर्यटकों का जो है वहां पर आगमन होता है। नाउ नेक्स्ट है मलेशिया, जिसने अभी रिसेंटली 1 दिसंबर से इसने क्या किया है? निःशुल्क वीजा जारी किया है। इसको ध्यान रखना। और इसने केवल भारत के लिए नहीं, चाइना के लिए भी इसने फ्री कर दिया है, निःशुल्क वीजा जारी कर दिया है। नाउ ये हो गई। अब इसके अलावा एक और फैक्ट ध्यान रखेंगे, यूएसए से संबंधित है। यूएसए ने क्या किया? जिस प्रकार से आपका यूके क्या कर रहा है, 18 से 30 वर्ष के जो आयु के इस ग्रुप के हैं उनके लिए उसने वीजा जारी किया है कि ब्रिटेन में रहेंगे, काम भी कर सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार से यूएसए ने यानी अमेरिका ने क्या किया है? स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट्स,
ओनली फॉर स्टूडेंट यानी छात्रों के लिए इसने जो वीज़ा का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, करीब 1.40 इतना उसने वीज़ा जारी किया है। कितने, इतना लाख वीज़ा किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए किसने जारी किया है, तो यह आपका यूएसए ने जारी किया है, यूएसए ने। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके इंपॉर्टेंट हो गए रिगार्डिंग योर वीजा, ठीक है, वीजा से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का मेजबान कौन सा देश है? चीन, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है एशियाई युवा, ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी, ओके, ऑप्शन बी। कहाँ किया गया है, कहाँ खेला जा रहा है? इसका मेजबान पूछा है कि मेजबान कौन सा देश है? भारत है। और भारत में कहाँ खेला गया? ये ग्रेटर नोएडा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर ने ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव, ओके, क्या है? ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2 कार्यक्रम की मेजबानी की है, किस शहर ने किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क, मलेशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दुबई, ओके। पूछा गया है ग्लोबल ESG यानी ग्लोबल बोल रहा है, तो यहां पर ESG का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ओके, एंड गवर्नेंस, ओके। किसके लिए है? ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव, जिसका इस कार्यक्रम की मेजबानी दुबई कर रहा है। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इस कार्यक्रम को जब कॉन्क्लेव कार्यक्रम देख रहे हैं, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आयोजन इसका किया गया है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके, ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ओके। नाउ अब बात आती है, चूंकि दुबई का रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है ना, दुबई में किया गया है। अभी हाल फिलहाल में दुबई में आप देखिए काफी सारी चीजें COP28 के रिगार्डिंग की जा रही है। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ COP28, ओके, COP28 एक तो ये चल रहा है, और ये कब से स्टार्ट किया गया है? 30 नवंबर से स्टार्ट किया गया है, जो कि 12 दिसंबर तक आपका चलेगा। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, COP28 के अलावा यहाँ CBSC क्या कर रही है? यहाँ अपना वह प्रशासनिक कार्यालय खोल रही है, ओके, प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोल रही है? दुबई में खोल रही है, ओके। नाउ इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि अभी सोलर प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन यहाँ किया गया है, सौर ऊर्जा परियोजना की 4th स्टेज का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया गया, और वो दुनिया का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है ये, दुनिया का सबसे बड़ा, ओके, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर? तो यह भी आपका दुबई में किया गया, दुबई में किया जा रहा है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तो ये हो गई। अब आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा है ग्लोबल इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण से संबंधित, सोशल हो गया एंड गवर्नेंस हो गया। ESG आपका कॉन्क्लेव 2 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है दुबई, ओके। नाउ दुबई यानी UAE, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने लिंकसी 03 नामक अपना पहला संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जापान, चीन, उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन हो जाएगा। सबसे पहली चीज है, ये है क्या? ये ध्यान रखिएगा, यह एक संचार उपग्रह है, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, चीन के द्वारा। और अगर यहाँ बात की जाए, इसको लॉन्च तो किया गया है, लेकिन लॉन्च किस रॉकेट के द्वारा किया गया है? अगर रॉकेट का नाम पूछा जाए तो क्या होगा यहाँ पर? लॉन्ग मार्च 2D। रॉकेट कौन सी है? लॉन्ग मार्च 2D, ओके। ये आपकी हो गई, आपकी रॉकेट हो गई, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बारी चिना बादाम, BARI, बारी चिना बादाम 12, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस फसल की एक नई किस्म है? ऑप्शन है आम,
मूंगफली, धान, कपास। तो आप चीना बादाम एक ऐसा वर्ड है, जनरली अगर आप बिहार के ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपने वहाँ भी सुना होगा चीना बादाम वो करता रहता है ना, जिसे चिनिया बादाम शायद बोलते हैं, है ना। बिहार के अगर ट्रेन में सफ़र करें तो, अब बिहार की ट्रेन ही नहीं, आप किसी भी ट्रेन में खास करके नॉर्थ बिहार में सफ़र कीजिए तो ये चिनिया बादाम जो वर्ड है ये सुनने को मिलेगा, और स्पेशली सुनने को मिलेगा आपको यूपी बिहार में। ओके, तो चलिए, तो इस वर्ड से मुझे ये आंसर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये मूंगफली की एक प्रजाति है। ओके, मूंगफली की प्रजाति है नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। चीना बादाम यानी मूंगफली की प्रजाति है। नाम क्या है? बारी चीना बादाम 12, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में ही मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे गेहूं की भी प्रजाति जो सॉरी, गेहूं की भी प्रजाति जो निकालेगी, कौन सी है वो? एच डी यानी यहाँ पर मेंशन नहीं, चलिए मैं लिख देती हूँ गेहूं की भी कुछ प्रजाति जो है वो अभी रिसर्च की गई है, जैसे HD 3385। ओके, HD 3385 ये एक प्रजाति हो गई। इसके अलावा DBW 2DBW है ये 252, ये एक अलग प्रजाति हो गई। और इसका अन्य नाम क्या है? करण श्रेया। ओके, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में एक असम की से भी एक जो आपकी असम से धान की प्रजाति कहाँ से पाई गई? असम में रिसर्च किया गया है धान की इस प्रजाति का, और उसका नाम क्या है? धान की इस प्रजाति का नाम है जोहा। क्या नाम है? जोहा चावल। ओके, जोहा चावल आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, जोहा चावल। ओके, ये क्या है? ये धान की प्रजाति हो गई, धान की जोहा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स गठबंधन में किन देशों को नया शामिल किया गया है? ब्रिक्स में अब तक ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्रिक्स में अब तक कितने हैं? 5 देश हैं। और अब क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है, पूछा है किन देशों को, नए देशों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, फ्रांस। सेकंड वन ऑप्शन है अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, इथोपिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, एंड द लास्ट वन दक्षिण कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किन देशों को शामिल किया गया है इसमें? ये हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया तो है ही, इसके साथ हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन इसके साथ एक कंट्री और है जिसे इस साल शामिल किया गया है, और वह है आपका मिस्र। ओके, मिस्र यानी इजिप्ट। ओके, मिस्र यानी क्या हो जाएगा? इजिप्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ इजिप्ट। नाउ ये हो गई। अब हमारा सवाल यहाँ पे ये आता है कि ब्रिक्स गठबंधन पूछा गया है, नहीं ब्रिक्स अलायंस को लेकर के पूछा गया है। ब्रिक्स जिसका गठन कब किया गया था? ब्रिक्स का गठन कब किया गया था? जब इसका गठन किया गया था उस समय इसमें केवल ये 4 देश थे, जब इसका गठन किया गया था इन 2006। फिर ये ब्रिक्स से ब्रिक्स कब बना, यानी इसमें ब्रिक्स से ये ब्रिक्स कब बना? यह एस आपका कब शामिल हुआ? इन ईयर 2010 में यह शामिल हो गया, तो यह क्या कहलाया? ब्रिक्स कहलाया। ओके, नाउ अब चूंकि इसको बोला गया है कि इसमें जो 6 देश जो इसमें शामिल किए गए हैं, नए जो देश शामिल किया गया, ये कब से काम करेंगे? तो इनको सदस्यता कब से इनकी मानी जाएगी? ये होगा आपका 1 जनवरी। कब से? 1 जनवरी 2024 से। ओके, यानी अभी नेक्स्ट अब कुछ दिनों के बाद है, यानी 25 दिनों के बाद 1 जनवरी आ जाएगा और इनकी सदस्यता जो है स्वीकार कर ली जाएगी। तो इसमें कितने देश शामिल हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या हो जाएगा? ब्रिक्स में टोटल 11 कंट्रीज इसमें शामिल हो जाएंगे। टोटल कितने शामिल हो जाएंगे? 11 जो देश है वो शामिल हो जाएंगे। इससे ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन कौन से हैं, और इसको ध्यान रखने का एक तरीका है कि आप क्या करें, इसके साथ कुछ ना कुछ क्लू, जैसे मैपिंग के थ्रू, ओके, कि अर्जेंटीना कहाँ है, ईरान कहाँ होगा, UAE कहाँ हो जाएगा, सऊदी अरब, इथोपिया, मिस्र, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप पूरे मैप को देखेंगे, सपोज आपने मैप अगर देखा तो ये आपका
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ जाएगा, ये आपका अफ्रीका यहाँ आ गया। तो अफ्रीका के कौन कौन से देश हो गए, और आपका ये आ जाएगा मिडिल एशिया। तो मिडिल एशिया वाले कौन कौन से देश हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं मिडिल एशिया, या आप इसको वेस्टर्न एशिया कर ले तो यूएई आपका आ जाएगा, है ना, यूएई यहाँ शामिल हो जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब यहाँ शामिल हो जाएगा, सऊदी अरब। ओके, अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा शामिल, आपका इथोपिया यहाँ आ गया, इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया, ये सारे देश यहाँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हाँ, ईरान को भी आप यहाँ ले लें, यहाँ ईरान को भी ले लें, ईरान भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो अगर आप मैपिंग के थ्रू करना चाहेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा याद करना। और जब बात आती है साउथ अमेरिका की, तो अर्जेंटीना केवल यहाँ आ जाएगा साउथ अमेरिका में, है ना, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में आ जाएगा। ओके, ये आप बिल्कुल इससे, क्योंकि ये हो सकता है कि एग्जाम में आप भूलें, ये ऐसी संभावनाएं हो सकती, किसी के साथ भी हो सकती है। इतने देशों को याद रखना, इसका एक ही तरीका है कि आप इसको मैप के थ्रू याद रखने की कोशिश करें। मैप के थ्रू याद रखेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, अभी अर्जेंटीना में रिसेंटली, अर्जेंटीना में क्या हो गया, राष्ट्रपति चुने गए हैं, राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति वहां पे नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, जेवियर माइल। क्या नाम है, जेवियर माइली, जेवियर माइली। ओके, जेवियर माइली अर्जेंटीना के अभी जस्ट राष्ट्रपति जो नियुक्त किए गए हैं, जेवियर माइली, वो हो गया। इसके अलावा अगर ईरान की बात आती है तो ईरान के लेकर के ध्यान रखिएगा कि इसको एससीओ में 9th जो सदस्य देश बना है एससीओ का, वो आपका ईरान बना है। ओके, वो आपका ईरान बना है। रही बात यूएई को लेकर के, तो यूएई के बारे में ध्यान रखिएगा कि यूएई से अभी वर्तमान में भारत के साथ इसके संबंध जो है काफी बेहतर चल रहे हैं। बेहतर इस सेंस में कि आपने अभी जो आपके शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के कुछ दिन पहले आपके यूएई के जो आप बोल सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, ओके, मिस्टर फसाली बोल सकते हैं, क्योंकि अब्दुल फसाई जो उनके वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है, और हमारे इंडिया के कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान। इन दोनों के बीच में मीटिंग की गई थी, समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि फलासी जी वहाँ से आए हुए थे और हमारे यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तो इनके बीच में समझौता हुआ। नेक्स्ट, एजुकेशन को लेकर के समझौता तो चल ही रहा है। इसके अलावा COP28 में भी वहाँ पे जो सम्मेलन किए जा रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे तो यूएई अपने तरफ से करीब $30 बिलियन की वगैरह देने की भी इसने प्रतिबद्धता जताई है। और तो और इतना ही नहीं, यहाँ के कुछ ऐसे परिषद हैं, जैसे एजुकेशन की बात की जाए तो आईआईटी दिल्ली इस परिषद की स्थापना ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहली बार तो नहीं, ये दूसरी बार है, क्योंकि इससे पहली बार मद्रास अपनी स्थापना कर रहा है तंजानिया में, और आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा अपना परिसर बनाएगा। कहाँ बना रहा है, तो वो यूएई के अबू धाबी में बना रहा है। तो कुछ ऐसे रिलेशंस जो हैं, और इवन इसके साथ एक पॉइंट और ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत का थर्ड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है, तो आपका यूएई है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग बात करें तो भारत और यूएई के संबंध जो है काफी बेहतर चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चंस कभी भी पूछे तो इन पॉजिटिव वे में कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, तो वहां पे यूएई आप कर सकते हैं। ठीक, अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हैं, नो डाउट, बट यूएई के साथ आप देख रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ आए दिन न्यूज में आपका चल रहा है। ओके, चलिए नाउ, तो ये हो गया। इसके अलावा सऊदी अरब, इथोपिया, सऊदी अरब भी ट्रेड पार्टनर है हमारा, लेकिन वो 4th पोजीशन पर है, 4th नंबर पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, यानी LIBS को हमेशा ध्यान रखिएगा क्या है ये, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट माउंटेड ऑन द चंद्रयान 3 रोवर। ओके, तो क्या है चंद्रयान 3 को लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अध्ययन करना, चंद्र क्रेटर की उच्च रेजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए, तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना, इसके अलावा चंद्रमा पर पानी की पूर्व उपस्थिति के संकेतों की खोज करना। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, साइंस वाले कोई भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस हो या साइंस टेक हो, तो आप हमेशा इंग्लिश वाले जो आपका इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, तो LIBS के बारे में पूछा गया है, तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके, यानी एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ फ्लोराइड सॉइल यूजिंग इंटेंस लेजर पल्सेस, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। ओके, सी। चंद्रयान 3 किसकी बात की जा रही है, चंद्रयान 3 की। ये रहा आपका चंद्रयान 3, जिसे कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई इन ईयर 2023। और इसमें रोवर का क्या नाम है, प्रज्ञान।
एंड लैंडर कौन सा था? विक्रम। ये दोनों नाम को ध्यान रखिएगा, है ना। और किस रॉकेट के द्वारा किया गया था? LVM-3। इस रॉकेट का यूज किया गया था, LVM-3 का। कहां से इसे लॉन्च किया गया? किस स्पेस से? तो ये हो जाएगा आपका सतीश धवन। क्या होगा? यहाँ चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? करमन कौर थांडी, ऑप्शन है ए टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेनिस। ओके, टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतों के प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मसौदा नियम जारी किया गया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी बिहार, असम। अब हमारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है? पंचायतों के प्रावधान। सबसे पहले क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखिए। पंचायतों के प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मसौदा, क्या आंसर हो जाएगा? झारखंड। झारखंड जिसका गठन आपकी सब, क्योंकि बिहार का पेपर देना है तो ध्यान रखिएगा कि 46% जो बिहार को लेकर के इसने क्या किया था, एक अलग राज्य का निर्माण किया था। कितना? 46% लेकर के। नाउ इसका गठन कब किया गया था? 15th of November in 2000। नाउ 15th of November से ध्यान रखिएगा कि उस दिन बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, बिरसा मुंडा। और खास करके ये बिरसा मुंडा की जयंती इस टाइम इसलिए और इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, हालांकि इंपॉर्टेंस है इसकी, ऐसे नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा उस दिन एक विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की गई है जिसकी इन दिनों जो है लगातार चर्चा हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा। ओके, संकल्प यात्रा। चूंकि क्या है, यह यात्रा है, एक जर्नी है, और यह जर्नी आपके कितने मंथ्स का है? ये 2 मंथ्स की जर्नी है, 2 मंथ्स की जर्नी है। ओके, ये आपका जनवरी में ये स्टार्ट हुई है 15 नवंबर की, और 2 मंथ्स की जर्नी है ये, जाकर के आपकी जो 15 जनवरी तक ये समाप्त होगी। अब इस जर्नी में क्या किया जा रहा है? इस जर्नी के थ्रू क्या कर रहे हैं? इस यात्रा के थ्रू पूरे देश में भ्रमण करके क्या किया जाएगा? कुछ ऐसी योजना है, और कुछ नहीं अनेकों ऐसी योजनाएं जो दूर दराज के क्षेत्रों तक, यानी जो आपकी आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो अपनी योजनाओं को सरकार क्या करेगी? वहां तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ की है। और इसका आरंभ भी उसने बिरसा मुंडा की जो जयंती है यानी 15 नवंबर से आरंभ किया गया है। इवन जनजातीय दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। नाउ इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि बिरसा मुंडा की जो जयंती यानी इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया? खूंटी के उलुहातू गांव से, जहां पे बिरसा मुंडा का वो जन्मस्थली उलुहातू गांव। ये ध्यान रखना है, आपके ये एग्जाम में पूछ सकता है। और बिहार के एग्जाम में बिरसा मुंडा हो गया, ये सब पेड क्वेश्चन होते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो इस वाले जो आपका पोर्शन है इसको थोड़ा आप देख करके जाइएगा। उलुहातू गांव क्यों किया गया उस दिन? आखिर ये विकसित भारत, क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती को वहां पे लोगों को क्या मानते हैं? एज ए गॉड, भगवान मानते हैं, तो इसलिए उस दिन ये स्टार्ट किया गया है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? ऑप्शन है नीति आयोग, UGC, AICTE, CBSE। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए संस्थागत विकास योजना ओके के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजीसी, जिसका गठन कब किया गया था? इन 1953। लेकिन ये कब से कार्य करना आरंभ किया है? 1956 से। ओके, चलिए, कब से कार्य करना इसने स्टार्ट किया है? 1956 से। गठन की अगर बात की जाए तो कब किया गया था? गठन जस्ट ए मिनट, इसका गठन किया गया, जस्ट ए मिनट, चलिए, ठीक है, चलिए, इसका गठन कब से किया गया? तो इसका गठन किया गया है 1953 में। ओके,
1953 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन यह कब से, इसने काम करना कब से स्टार्ट किया है, इसने अपना, क्योंकि आप इसको बोल सकते, इसकी नींव बोल सकते हैं, ये इसकी नींव पड़ी थी 53 में। और किसके द्वारा नींव दिया गया था, इसकी नींव किसके द्वारा पड़ी थी, एपीजे मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। क्योंकि ये क्या थे, शिक्षा मंत्री, उस समय ये शिक्षा मंत्री थे, उस समय शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। इन्होंने ही इसकी नींव दी थी। कब दी थी, करीब करीब इसका नींव दिया गया था 28 दिसंबर, 28 दिसंबर इन ईयर 1953 इसकी नींव पड़ी। लेकिन अगर पूछा जाए इसका फाइनल एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो वो इसको इसकी नींव पड़ी थी ये 1956। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956, ओके, 1956। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, एम जगदीश कुमार, एम जगदीश कुमार, ओके, एम जगदीश कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष। क्लियर। नाउ ये तो हो गई आपकी यूजीसी को लेकर के। अब बात आती है यहाँ पे, चूंकि हम लोग देख रहे हैं सीबीएसई, सीबीएसई को लेकर के हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, सीबीएसई को लेकर के इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, ओके, कहाँ खोला जा रहा है इसका, फर्स्ट टाइम इन दुबई, फर्स्ट टाइम इन दुबई, ओके। नेक्स्ट वन, नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी इन ईयर 2015, ओके। और अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फिक्स्ड है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, यानी वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो कौन है, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी, ओके। और अगर पूछा जाए कि इसके सीईओ कौन है ना, यानी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो क्या हो जाएंगे, सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, ओके, सुब्रमण्यम। क्लियर, वीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग नीति आयोग, यूजीसी, सीबीएसई, ये याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। अब चूंकि इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, राजकोट है तो क्या हो सकता है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, एमपी है। राइट आंसर आपका ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, है ना, गुजरात हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये गुजरात राज्य का पहला, आप इसको बोल सकते हैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड ओके, फर्स्ट ग्रीनफील्ड ये क्या है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसकी बजट, एयरपोर्ट फर्स्ट ग्रीनफील्ड आपका एयरपोर्ट हो गया। और इसकी बजट करीब रखी गई थी अराउंड 1405 करोड़, 1405 करोड़ की ये बजट थी इसकी, ओके, इतनी बजट की है ये। और गुजरात में है राजकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इतना ये है, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कौन सा देश एजाइल सिस्लुनर ऑपरेशंस, क्या दिया गया है, एजाइल सिस्लुनर ऑपरेशंस के लिए प्रदर्शन रॉकेट परियोजना पर काम कर रहा है, भारत, चीन, रूस, और आपका क्या दिया गया, अगला है यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश, एजाइल सिस्लुनर। तो देख लेते हैं आखिर ये है क्या, एजाइल सिस्लुनर, ओके, चलिए। Which country is working on demonstrations rocket project for Israel circulation operation now?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस पे पूछा गया है, कौन सा देश इजराइल से सॉल्यूशन पर? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस और यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। अब बात आ रही है डिमोन्स्ट्रेशन रॉकेट प्रोजेक्ट फॉर इजराइल। इसके इंग्लिश वाले वर्जन को देखें, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेशन रॉकेट प्रोजेक्ट्स फॉर इजराइल यानी DRACO, ओके, DRACO। आखिर ये है क्या, ये क्या है, इसके क्या काम है? तो याद रखिएगा खगोलीय जो पिंड होते हैं, ओके, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंडों के बीच कम यात्रा समय, खगोलीय पिंडों के बीच कम यात्रा समय प्लस बेहतर ईंधन दक्षता की संभावना प्रदान करना, ओके। DRACO, आखिर ये ऑपरेशंस है क्या, ये परियोजना किस पर काम कर रही है? तो खगोलीय पिंडों के बीच कम यात्रा समय लगना और बेहतर ईंधन दक्षता को प्रोवाइड करने के लिए, ओके, बेहतर ईंधन दक्षता को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने हीरोइन की तस्करी के आरोप में एक 45 वर्षीय महिला को फांसी दे दी है? चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश, उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर इज योर राइट आंसर। अब चूंकि सिंगापुर नाम आया है, देखिए सिंगापुर में क्या बोला गया है कि हीरोइन की तस्करी के आरोप में 45 इयर्स की जो महिला थी उसको फांसी दे दी गई। इसके अलावा सिंगापुर ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, ओके, रैंकिंग जारी किया गया, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। इसमें अगर आप देखेंगे टॉप में कौन सा आ जाएगा, टॉप मोस्ट आपका यूएसए है एंड सेकंड पोजीशन पर आपका नीदरलैंड है एंड थर्ड पोजीशन पर आपका क्या है, सिंगापुर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि थर्ड पोजीशन पर कौन है, सिंगापुर है। किसमें है, तो आपकी ये वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग यानी WDCR में। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, रैंकिंग अभी कुछ दिन पहले ही जारी की गई है, यानी डिजिटल के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो सबसे जो विकसित है वो तो आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका होगा। वैसे भी अमेरिका आपका डेवलप्ड कंट्रीज में ही आता है। नेक्स्ट जो कि आपका नीदरलैंड है, लास्ट टाइम ये 4th पोजीशन पे था और अभी किस पे आ गया है, 2nd पे आ गया है एंड थर्ड वन कौन है आपका, सिंगापुर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉर्वे, जर्मनी और फिनलैंड ने फर फर्मों और स्तनधारियों पर किस बीमारी की सूचना दी? एंथ्रेक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, पैर और मुंह की बीमारी, नीली जेब, ओके। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉर्वे, जर्मनी और फिनलैंड ने फर फर्मों और स्तनधारियों पर किस बीमारी की सूचना दी है? तो आंसर हो जाएगा एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N1, H5N1। ये ध्यान रखना है। एवियन इन्फ्लुएंजा हो या आपका बर्ड फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, ये क्या है, एक ही नाम है, या बर्ड फ्लू हो, ओके। नाउ अब बोला जा रहा है चूंकि अब बर्ड फ्लू हो तो किससे होगा, पक्षियों से ही संक्रमण फैलता है ना, बर्ड फ्लू तो पक्षियों से ही फैलेगा। चलिए इसके लिए होगा क्या कि इसमें ए टाइप, इसमें कौन सी होती है, ए टाइप वायरस, ए टाइप वायरस, इस ए टाइप वायरस संक्रमण के कारण क्या होता है, ये ए टाइप वायरस संक्रमण के कारण ये होता है, ओके। ए टाइप वायरस संक्रमण और क्या है, H5N1, H5 एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू हो गया। नाउ अब बात की जा रही है, किसको बोला गया है, नॉर्वे है, जर्मनी है और फिनलैंड है। तो फिनलैंड से संबंधित एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। फिनलैंड को अभी रिसेंटली, फिनलैंड को क्या किया गया है, इसे नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। और कब बनाया गया है, इसे 4 अप्रैल
इन ईयर 2023, ओके, इन ईयर 2000 यानी अभी अप्रैल, इसी साल अप्रैल महीने में फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य देश बनाया गया है। इसके अलावा अगर और ध्यान रखना है तो नाटो की अगर बात की जाए कि इसका गठन कब किया गया था नाटो का, चूंकि 4 अप्रैल को ही क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि नाटो का गठन किया गया है 4 अप्रैल 1949, ओके, 1949 नाटो का गठन किया गया है। और 1949 से ही सशस्त्र सेना दिवस जो है वह भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1949 से ही सशस्त्र सेना दिवस, जिसे अभी रिसेंटली 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है। ये कब से सेलिब्रेट किया जाए, अगर हो सके एग्जाम में कभी कभी बहुत रिसेंट के क्वेश्चंस पूछ देता है, इसलिए बता रही हूँ, दिसंबर मंथ का ही न्यूज़ है कि 7 दिसंबर को आपका सशस्त्र सेना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और यह 1949 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनकुराड आम जिसे भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? क्या नाम दिया गया है? मैनकुराड आम जिसे भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु, गोवा, बिहार, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या कौन सा आम है? मैनकुराड आम, ओके, जिसे जीआई टैग दिया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोवा के काजू को भी जीआई टैग दिया गया है। काजू यानी कैशियो को भी क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग, ओके। इसे तो दिया ही गया है, इसके अलावा इसको भी दिया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चूंकि आप बिहार का पेपर देंगे तो बिहार के किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, इसे ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2023 में ही आपका मिर्चा चावल जो पश्चिमी चंपारण का है उसे जीआई टैग दिया गया है। मिर्चा चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ईयर 2023, मिर्चा चावल। मिर्चा चावल ये क्या है? मिर्चा नहीं है, चावल की ही एक प्रजाति है मिर्चा चावल, जिसे 2023 में जीआई टैग दिया गया है और ये कहाँ का है? पश्चिमी चंपारण का है। इसके अलावा बिहार की अन्य जो खाद्य की वस्तुएं हैं, जैसे ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जिस वस्तुओं जिनको जीआई टैग दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में मेनली पूछता है खाद्य वस्तुओं को लेकर के, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से होंगे इसके अलावा? मगही पान, मगही पान। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि मगही जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? जनरली मगही भाषा आपका पटना, गया, नालंदा इस तरफ एरिया में बोला जाता है। तो मगही पान ये कहाँ का हो सकता है? ये नालंदा दे, आपके आंसर में तो नालंदा मार दीजिएगा अगर ऑप्शन नालंदा है। नवादा दे तो नवादा भी मार दीजिएगा, ये भी आंसर सही होगा। तो नालंदा, नवादा दोनों में से जो भी आंसर आपको लगे वहां पे आप दे सकते हैं, गलत नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका कतरनी चावल। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ योर राइस। कतरनी चावल, कतरनी चावल एंड जर्दालू आम, ये दोनों मैं एक साथ इसलिए लिख रही हूँ। जर्दालू आम ये कहाँ का है? ये दोनों मैंने इसलिए एक साथ लिखा है कि ये दोनों का दोनों आपका कहाँ का है? ये दोनों के दोनों आपके भागलपुर के हैं, ओके, भागलपुर के हैं, भागलपुर के हैं ये दोनों। नेक्स्ट आपका आता है जर्दालू आम के अलावा, जर्दालू आम के अलावा इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट हो जाएगा इसमें आएगा कितने हो गए? क्योंकि अराउंड 6 हैं। हाँ, मिथिला मखाना। अब चूंकि मिथिला मखाना तो इतनी तो जानकारी समझ में आ जाती है, मिथिला मखाना है तो कहाँ कहाँ होगा? ये मिथिलांचल का होगा। मिथिलांचल का मतलब हो गया आपका दरभंगा का, ओके, दरभंगा तरफ का क्या हो जाएगा? वहाँ मिथिला की बहुत ज्यादा आप देखेंगे मिथिला भाषा प्रचलित है, दरभंगा तरफ है, और मिथिला मखाना जो है वहाँ पे उसका प्रोडक्शन भी बहुत है, दरभंगा हो गया मिथिला मखाना। इसके अलावा और देखा जाए तो आपका हो गया मुजफ्फरपुर की शाही लीची, शाही लीची कहां की हो गई? ये मुजफ्फरपुर की हो गई, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग आपके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर जीआई टैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार के लिए जितने भी यहाँ मैंने लिखे हैं उसको आप देख करके जाइएगा, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण का। और अभी पश्चिमी चंपारण का ही जो चंपारण मटन जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंपारण मटन है ना, जो मूवी चंपारण मटन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ऑप्शन है एमपी, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? उन्मेषा और आपका उन्मेषा। आखिर ये है क्या? ये दोनों क्या है? एमपी, ओके। उन्मेषा और उत्कर्ष ये दोनों उत्सव के बारे में पूछा है। उन्मेषा एंड उत्कर्ष ये दोनों क्या है? फेस्टिवल है। इसका उद्घाटन एमपी के भोपाल,
भोपाल में किया गया। ठीक है, आखिर ये है क्या, यह आपका क्या है? उन्मेषा के बारे में अगर लिखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है ये, साहित्य महोत्सव। ओके, इसके अलावा अगर उत्कर्ष के बारे में बोला जाए, उत्कर्ष क्या है? ये क्या होगा? लोक और जनजातीय प्रदर्शन, जनजातीय प्रदर्शन। चलिए मैं यहां लिख देती हूं जनजातीय प्रदर्शन। ओके, प्रदर्शन कला महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म में ध्यान रखिएगा। अब चूंकि बोला गया है कि इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो एमपी में किया गया और एमपी के भोपाल में किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, ये भी सवाल पूछ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। उद्घाटन जो किया गया है, यह किया गया है द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति हमारी है द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपके एमपी से संबंधित इंफॉर्मेशन, यानी आपके भोपाल को लेकर के। इसके अलावा अभी रिसेंटली एमपी में इलेक्शंस हुए हैं, है ना, हो चुका है, सरकार भी बन गई है। अब हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि आपके एग्जाम में, चूंकि दिसंबर मंथ में मैं बार बार बोल रही हूँ कि कभी कभी ऐसा करता है कि वो बिल्कुल रिसेंट मंथ से ही क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। और आपके क्वेश्चन में कर सकता है कि ऑप्शन ए एक तरफ कॉलम ए एंड कॉलम बी में 4 स्टेट दे दे और नेक्स्ट उसमें कॉलम बी में विधानसभा की सीट दे दे, बोलेगा मैच करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा एमपी में जो इलेक्शंस हुए हैं वहां पे विधानसभा सीट कितनी है एमपी की, एमपी इलेक्शंस की विधानसभा की सीट कितनी है? 230। कितनी सीट है? 230। ओके, इसे ध्यान रखना है, 230 सीट्स को ध्यान रखना है एमपी में। इसके अलावा एमपी में आप देखेंगे तो अभी देश का पहला सोलर सिटी एमपी के सांची को ही आप बोल सकते हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट का सांची हो गया, पहला हो गया है। और अन्य अगर पूछा जाए कि स्वच्छता को लेकर के, तो एमपी का इंदौर लगातार 8 सालों से, यानी 2014 से जब से रैंकिंग दी जा रही है, इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। संविधान का आर्टिकल 117 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए वित्त विधेयक, बी संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, सी न्यायाधीशों का वेतन एंड डी संसद में बोलने की स्वतंत्रता। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वित्त विधेयक से यह संबंधित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला आपका क्या हो जाएगा? यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत। सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, भारत होगा। क्यों होगा भारत होगा? क्यों होगा ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि वो पहुंचा है इसलिए होगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, सवाल क्या है? दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, ये दुनिया का पहला देश है। लेकिन अगर हमारा सवाल होता कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला, चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश तो नहीं, दुनिया का चौथा देश कौन सा है, तो वह हमारा कौन सा है? दुनिया का चौथा देश है हमारा भारत। दुनिया का 4th हो जाएगा हमारा इंडिया। अगर केवल सवाल होता चांद पर पहुंचने की, है ना, केवल सवाल होता चांद पर पहुंचने की। हाँ, लेकिन बोला है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की बात किया है, ये 4th हो जाता। तो चांद पर अब तक अगर बात की जाए तो कौन कौन सी कंट्री पहुंच चुकी है? अमेरिका है, रूस है एंड आपका चीन है, और इनके बाद हमारा भारत है जो चांद पर पहुंच गया साउथ पोल पर। अमेरिका ऐसा फर्स्ट है जिसने क्या किया है? चंद्रमा पर क्या किया है? इंसानों को इसने उतारा है, ये ध्यान रखिएगा, इंसानों को उतारा है इसने। ओके, इंसानों को उतारा। रूस ने क्या किया है? सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग इसी ने कराया है, फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग किसने कराया है? यह रशिया ने कराया है। ये कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके हो गए चंद्रयान को लेकर के, क्योंकि चंद्रयान 3 ही क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग किया है उसने, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? क्या दिया गया है? भारत निर्वाचन आयोग। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, तेंदुलकर, MS धोनी, शाहरुख खान। ओके, भारत निर्वाचन आयोग किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका नेशनल आइकॉन। राइट आंसर बी, सचिन तेंदुलकर इज योर राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। अब बात आती है चूंकि भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के, तो देख लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग कब, 26 जनवरी 1950 भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। ओके, इलेक्शन कमीशन की। 25 जनवरी क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाता दिवस। अगर पूछा जाए 24 जनवरी तो क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस। और 23 जनवरी यह है आपका पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, जिसकी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ओके, क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की क्या है? जयंती। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। ओके, नाउ सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। इनका अगर बॉर्न देखा जाए तो कब है? 23 जनवरी 1890। ओके, 1890 इनकी बॉर्न है। क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब बात आती है चूंकि किसको लेकर के, कि हाँ बात क्या हम लोग कर रहे थे? भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के। 26 जनवरी 1950 में गठन, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गए जहां से आपके सवाल पूछता है। जिस प्रकार से एकता दिवस मनाया जाता है ना, तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किसकी जयंती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अक्टूबर का जब मैं पढ़ाऊंगी तो ये उसमें बताऊंगी मैं। खैर, अब ये तीनों एक साथ थे इसलिए मैंने बता दिया है। 9 अब बात की जा रही है नेशनल आइकॉन को लेकर के। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि शाहरुख खान को भी नेशनल आइकॉन पहले बनाया जा चुका है। ओके, शाहरुख खान है, आमिर खान है, इन सबको जो है नेशनल आइकॉन जो है पहले बना दिया जा चुका है। आपके MS धोनी को बनाया गया है। ओके, MS धोनी, तो ये खैर यहाँ पर इसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अभी जो ये 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं, अभी जो 5 राज्य में चुनाव कराया गया है, उस चुनाव से पूर्व यानी चुनाव कराने से पहले राजकुमार राव को आपका चुनाव आइकॉन बनाया गया था। अभी 5 राज्यों में चुनाव कराया गया है, उससे पहले जो नियुक्त हो चुके थे कौन? हमारे राजकुमार राव। कौन है ये? अभिनेता है। नाउ एक और इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए यहाँ पर कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ओके, अगर इनकी बात की जाए कि कौन है तो कौन होंगे? राजीव कुमार। राजीव कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, राजीव कुमार, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। एंड राजकुमार राव का नाम भी ध्यान रखिएगा। राजकुमार राव जो अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए थे उससे पहले उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। राजकुमार राव, इनको चुनाव आइकॉन इनको बनाया गया था, राजकुमार राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में प्रोफेसर कलयमापुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस, मेडिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे जुड़े थे? तो यह जुड़े हुए थे सांख्यिकी से। और अगर हमारा पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है तो क्या होगा? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह मनाया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? इस परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क स्थापित होंगे। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार कर रही है? चलिए,
राज्य सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क, और इसके पहले वर्ष में 300 पार्क जो है वो स्थापित होंगे। ऑप्शन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़, क्या आंसर हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और ये किसके लिए कर रहा है? यह छत्तीसगढ़ जो कर रहा है आपका ग्रामीण औद्योगिक पार्क, राज्य सरकार क्यों कर रही है? तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्यों कर रही है ऐसा? औद्योगिक पार्क का स्थापना का क्या मतलब है? इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर रही है ना, तो क्यों कर रही है? ताकि आपकी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ जो व्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इसको क्या करने के लिए? इसे बढ़ावा देने के लिए और मजबूत करने के लिए राज्य में इतने जो हैं 300 पार्क, आपके औद्योगिक पार्क की जो है स्थापना की जाएगी। ओके, 300। और इसकी शुरुआत कब की जाएगी? 300 जो औद्योगिक पार्क जो स्थापित किए जा रहे हैं, इसकी शुरुआत कब की जाएगी? तो इस पार्क की शुरुआत जो रखी गई है आधारशिला, वो 2 अक्टूबर 2000 गांधी जयंती के अवसर पर इसको शुरू की जा चुकी है। गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर। ओके, 2 अक्टूबर है तो गांधी जयंती का अवसर है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अब बात आती है छत्तीसगढ़ को लेकर के। मैंने अभी आपसे पूछा है कि 5 राज्यों में इलेक्शंस किए गए हैं, तो इन 5 राज्यों के इलेक्शंस को ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीट कितनी है? 90 है। ओके, 90 है विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अभी मियावाकी जो पद्धति है आपकी वृक्षारोपण की, उसको भी यह आरंभ कर रही है। ठीक है, मियावाकी पद्धति छत्तीसगढ़ में, मियावाकी पद्धति, मियावाकी पद्धति, पौधारोपण की पद्धति, इसको भी अपना रही है, क्योंकि यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की जो सहायक है साथ, वहां पर इसके द्वारा यह किया जा रहा है। मियावाकी पद्धति छत्तीसगढ़ में भी अपनाया जा रहा है। ओके, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, दिसंबर मंथ का न्यूज जब बताऊंगी तो वहां पर आपको डिटेल करवा दूंगी। ओके, नाउ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो क्या बोला गया है, किस राज्य ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने किसमें बोला है? सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जिसका अन्य नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, जन आरोग्य, और इसका अभी नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम क्या कर दिया? आयुष्मान मंदिर वगैरह कुछ नाम इस तरह से स्थापित कर दिया गया है। नाउ तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कब से आरंभ किया गया है? 23 सितंबर 2018। ओके, इसका आरंभ किया गया। और कहां से किया गया इसका आरंभ? इसका आरंभ किया गया था झारखंड के रांची से, इसका आरंभ किया गया रांची से। ठीक है, इसमें क्या है? या कह सकते हैं कि प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने लाख रुपए का है? तो 5 लाख रुपए का इनको कवर किया जाएगा, 5 लाख रुपए तक का। ओके, चलिए ये ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना। और बोला है कि सफाई कर्मचारी को भी इसमें ऐड कर लिया गया। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश आपका क्या हो गया है? इस योजना को शामिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना को जारी किया है? ऑप्शन है एमपी, महाराष्ट्र, असम एंड सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें राइट आंसर क्या होगा? असम हो जाएगा, असम। ओके, असम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, असम हो जाएगा। इसने क्या किया है? प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध तो लगाया ही है, इसके अलावा अभी असम में रिसेंटली मिशन शक्ति, जिसका संबंध किससे है? मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिलाओं के सशक्तिकरण से है। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक पर आपके मेंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में। तो खैर वहां तक तो हमें नहीं जाना है, बस अभी यहाँ फोकस करते हैं मिशन शक्ति। ओके, इसके बहुत सारे घटक हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स, उसमें एक घटक है नारी अदालत। ओके, नारी अदालत, और इसी की जो शुरुआत अभी की गई है, इसकी फर्स्ट फेज की, इसकी शुरुआत फर्स्ट फेज की असम से की गई है। असम और जम्मू कश्मीर, अगर राज्य की बात की जाए तो असम होगा, और अगर यूटीज की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया है, एक है बारामूला, दूसरा है कुपवाड़ा। और असम के 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया। असम के कितने? 7 जिलों में ये नारी अदालत की शुरुआत जो है की जाएगी, 7 जिलों में।
ओके, 7 जिलों में यहाँ से की जाएगी। इसके अलावा असम काफी चर्चित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। किसके लिए है असम काफी चर्चित? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए ज्यादा ये प्रचलित है? काजीरंगा, यह उद्यान है एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाला गेंडा हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, इसको यूनेस्को के द्वारा इन 1985, ओके ध्यान रखिएगा, 1985 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्या है? विश्व विरासत स्थल यह घोषित किया गया है। इन 1985 विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित 15th ब्रिक्स सम्मेलन ओके का विषय क्या है? ए, उभरती अर्थव्यवस्था एकजुट हो, वैश्विक चुनौतियां और सहयोगात्मक समाधान, सी, ब्रिक्स सतत विकास की ओर, एंड डी, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका यानी हमारा ब्रिक्स सम्मेलन अभी कौन सा हुआ था? 15th सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, है ना? कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में 15th ब्रिक्स सम्मेलन। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15th ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में। नाउ अब कौन सा अगर क्रम पूछ लिया, सीक्वेंस तो होगा 15th का किया गया। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा क्रम का है, तो 15th है। अब यहाँ पर पूछा है कि इसका विषय यानी इसकी थीम को लेकर के पूछा है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस साल ये 15th था, नेक्स्ट ईयर 16th इसका सम्मेलन होगा, तो वो कहाँ होगा? तो इसका इनके सम्मेलन का जो एक क्रम रहा है कुछ ऐसा होता है, जैसे इस साल अगर किया गया है ब्राजील में, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? रशिया में, फिर अगेन कहाँ होगा? इंडिया में, फिर साउथ अफ्रीका में, तो फिर अगर दोबारा जो ये होगा, क्योंकि अभी इसका साउथ अफ्रीका में किया गया, तो अब इसका एक क्रम क्या है, कैसे हो जाएगा? ये साउथ अफ्रीका के बाद ये घूम के कहाँ आएगा? ब्राजील आएगा, है ना? तो 16th वाला ब्राजील में होगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम चलता है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने एनसीईआरटी के द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु, झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को किस वर्ष से मनाया जा रहा है? मैंने अभी आपको बताया ही था, 1949, 1950, 1951, 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? महाराष्ट्र, गुजरात, भारत, उत्तर प्रदेश। तो पूछा गया है किस सरकार ने किया है मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन? तो क्या होगा आंसर यहाँ पर? सी, भारत हो जाएगा, भारत। ओके, सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय जस्ट मिनट, मैंने क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, सॉरी। निम्न में से किस देश के एचएस प्रणय बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं? ब्रिटेन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का भारत। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दास व्यापार और उसके उन्मूलन ओके के लिए स्मरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? इसका 23 अगस्त हो जाएगा, 23 अगस्त। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य ने किया है? यह आपके राजस्थान, और राजस्थान के सीएम उस टाइम पे कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ये वहां के सीएम थे। इनके द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना जो है यह शुरू की गई, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। और ये कब से किया गया? 14 अप्रैल 2023 से। ठीक है, नाउ क्यों किया गया है? तो राज्य के जो गरीब व निम्न वर्ग के हैं, किसके लिए है? गरीब
एवं निम्न वर्ग, निम्न वर्ग के नागरिकों को क्या जाएगा, प्रति माह मुफ्त खाद्य सामग्री। ठीक है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना क्या है, तो गरीब एवं निम्न वर्ग के नागरिकों के लिए प्रति माह मुफ्त खाद्य सामग्री जो है ये प्रदान की जाएगी। कब से स्टार्ट किया गया है, 14 अप्रैल 2023 से। नाउ अभी मैंने कहा था 5 राज्य के इलेक्शंस को लेकर के, तो एक आपका राज्य कौन सा है, उनमें से एक राजस्थान भी है। और राजस्थान में सीट कितनी थी, 200 विधानसभा सीट है, 200 सीट है विधानसभा की। लेकिन इस 200 में जो इलेक्शंस किए गए हैं वो किए गए हैं 199 सीट पर। कितने सीट पे किए गए, 199 सीट पर इलेक्शन किया गया है, ये ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है, तो पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, है ना, मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण। ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनानास प्रसंस्करण पूछा है ना, अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मेघालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। नाउ अब हम लोग देखते हैं कहां पर किया गया है, यह मेघालय में किया गया है। मेघालय को लेकर के ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली मेघालय में, ओके रिसेंटली यानी इन मंथ ऑफ नवंबर का बता रही हूं, यहां पर इंडिया यूएस इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, ब्रज प्रहार। क्या है एक्सरसाइज का नाम, ब्रज प्रहार। ओके, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूएस के बीच में ब्रज प्रहार के नाम से। नाउ तो यह एक्सरसाइज अभी इसका 14th एडिशन किया गया, 14th एडिशन। एक्चुअली ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है 2010 से। ओके, ये 2010 से स्टार्ट किया गया। इसका 14th एडिशन जो आपका किया गया है, वह एडिशन आपका किया गया मेघालय के उमरोई में। मेघालय के कहां पर, उमरोई। एक्चुअली उमरोई क्या है, वहां पर एक आपका कैंप है, एयरबेस कैंप है उमरोई। तो एक्सरसाइज होंगे तो वही होंगे, तो इसलिए मेघालय के उमरोई में यह एक्सरसाइज किया गया है। एंड फाइनली अभी क्या किया गया है, मेघालय में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ के जो सीएम हैं वो भी नए नियुक्त किए गए हैं, है ना, सीएम। इसके अलावा मेघालय का एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीट अगर पूछा जाए विधानसभा की तो 40 है, क्योंकि चुनाव यहाँ भी हुए थे, तो 40 सीट है यहाँ मेघालय में। कितनी है, 40 सीट्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है, सी एंड नेविगेशन ऐप, समुद्र ऐप, नाविक ऐप, सेलर ऐप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र ऐप। बी इज योर राइट आंसर, बी, सॉरी बी। ओके, बी हो जाएगा। नाउ निम्न में से किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एक्सिस बैंक, सी इंडसइंड बैंक एंड डी पंजाब नेशनल बैंक। क्या बोला गया है, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक। ओके, सी इसका राइट आंसर होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी, स्टार्टअप फेस्ट 2023। तेलंगाना, असम, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा, असम। असम में किया जा रहा है यह स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन, असम में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन भारत ने पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त एंड 16 अगस्त। इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त। कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। 10 दिवसीय मालावार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। और ये क्या होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया हिंद। ओके, इसको हालांकि इसको ऑस्ट्रेलिया इसमें
ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य जो एक्सरसाइज किया जाता है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया हिंद, ठीक है। अगर ये भारत के साथ कर रहा है तो नाम क्या होता है उसका, ऑस्ट्रेलिया हिंद। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी बोला गया है कि 10 दिवसीय क्या है, ये मालाबार अभ्यास है, ये 10 दिनों का मालाबार अभ्यास किया गया कि नवीनतम संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया है और इसमें क्वाड देश शामिल थे, इसमें क्वाड जो कंट्रीज है वो शामिल थी। तो अगर क्वाड कंट्रीज इसमें शामिल थी तो क्वाड कंट्रीज हैं कौन कौन सी, अमेरिका, 4 देश क्वाड में शामिल है, अमेरिका हो गया, भारत हो गया भारत हो गया आपका, जापान हो गया एंड क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आपके क्वाड में शामिल है। इन लोगों का अभ्यास कौन सा कहलाया, या मालाबार अभ्यास कहलाया, जिसमें क्वाड शामिल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने विभिन्न एक्सरसाइज किए हैं, विभिन्न एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, जैसे भारत नेपाल का सूर्य किरण हो गया, भारत फ्रांस है तो वहां पे अब शक्ति हो गया, या वरुण है, गरुड़ है, ये सभी एक्सरसाइज हम लोगों ने देखे हैं। ये क्वाड वाला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वाड की नो सॉरी, चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया मून लैंडर लूना 25 हाल में ही चांद पर क्रैश हो गया? ऑप्शन है नासा, इसरो, रॉसकोस, ईएसए। अब बात कर रहा है कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया मून लैंडर। ध्यान रखिएगा यह रशिया का है, ओके, यह रशिया का है। यह मून का नाम क्या, लैंडर लूना 25 रशिया का है। आंसर सी हो जाएगा, रशिया का एरोस्कस होगा तो ये शी हो जाएगा। जब चंद्रयान 3 के बाद इसे लॉन्च किया गया था, हालांकि सक्सेस नहीं रहा, ये क्रैश हो गया, तो ये रोस्कस हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, इसमें कुछ मिस्टेक है। ओके, नाउ 39 क्वेश्चंस पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत आईएनएस विंध्यगिरि का उद्घाटन किया? आईएनएस विंध्यगिरि, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कोची। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता के हुगली नदी, कहां पर किया गया है? हुगली। ओके, आईएनएस विंध्यगिरि। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी है? यूपी, असम, बिहार, एमपी। संत रविदास मंदिर की नींव कहां रखी गई है? एमपी, एमपी के सागर में। और कितने करोड़ का है ये? 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ का, 100 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तो ये नंबर 1 पर है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में नंबर 1 पर कौन सा है आपका? तमिलनाडु नंबर 1 है। ओके, इसके बाद आपका यूपी है नंबर 2 पे एंड कर्नाटका आएगा। कर्नाटका ये आ जाएगा 3 पर। कर्नाटका किस पर है? 3 पर आएगा। ओके, कर्नाटका किस पर आएगा? 3 पर, यानी आप यहाँ पे भी कर्नाटका है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु को लेकर के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से किस राज्य के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है? ऐसा पहली बार किया गया है कि किसी जनजाति को आवास का अधिकार मिला है, फर्स्ट टाइम किया गया है। तो पूछा है किस राज्य की? धमतरी। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ऐसा किया गया है कि धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। या एक्चुअली क्या है, सेंसस किया गया था। ओके, तो इसके तहत आप देखेंगे तो पीवीटीजी टोटल कितने हैं? 75 पीवीटीजी, यानी इसको आप कह सकते हैं विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह। ओके,
आदिवासी समूह, इन्हें क्या बोला गया है, PVTG। और ऐसे टोटल इस प्रकार के ग्रुप को देखा जाए तो टोटल ऐसे 100 समूह है, ठीक है, टोटल ऐसे 100 समूह है, ये ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, इनके लिए, इन्हीं में से एक है आपका कमार जनजाति, जिनके लिए यह लाया गया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, किसकी बात की जा रही है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक 28 अगस्त को किस राज्य में आयोजित की गई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक थी, ये 26वीं बैठक थी। कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है, ठीक है, गुजरात में, या गुजरात में किया गया। इसके अलावा गुजरात में अभी क्या किया गया था, एक अंतरराष्ट्रीय है ये, अंतरराष्ट्रीय मत्स्य यानी फिशनरी सम्मेलन किया गया है, इंटरनेशनल फिशनरी सम्मेलन, मत्स्य पालन सम्मेलन। यह आपका कब किया गया है, यह आपका किया गया है गुजरात में, ओके, गुजरात में किया गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर काफी चर्चित मछली है, घेल मछली, जिसको यहाँ की राज्य मछली घोषित कर दिया गया है। क्या मछली, तो यह इसको राज्य मछली घोषित कर दिया गया है, राज्य मछली, ओके, राज्य मछली, राज्य मछली, ठीक है, राज्य मछली। अब यहाँ पे बोला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक गुजरात के गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में ये परिषद कहाँ की गई है, गांधीनगर, इसको भी मेंशन कर ले, कभी कभी पूछ लेता है, गांधीनगर में, ओके। चलिए, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, इस मंत्री परिषद, जो क्षेत्रीय मंत्री परिषद हुई, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये अध्यक्षता किया था अमित शाह ने, अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग ये हो गए, इन सबों को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया गया नई दिल्ली में। यह G20 की कौन सी बैठक थी, 17th, 18th, 19th, 20th, ओके। नाउ तो G20 को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की मतलब प्रबल संभावनाएं जिसको बोल सकते हैं वो है G20 से रिगार्डिंग। हालांकि जितना भी बताओ तो लगता है कि कुछ और भी छूट गया है, बट चलिए देख लेते हैं हम लोग कितना कर सकते हैं, कितने इन्फॉर्मेशन को। हालांकि मैंने G20 को लेकर के पहले भी आप लोग के क्वेश्चन आए और मैंने उसमें बताया है। चलिए आज हम लोग एक बार फिर से गो थ्रू हो लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, सबसे पहले इसके डेट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस डेट को ध्यान रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन कब, 9 और 10 सितंबर, सबसे पहले डेट ध्यान रखना है। कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, ओके। और नई दिल्ली में कहाँ किया, भारत मंडपम, मंडपम। ये मंडपम है क्या, कॉन्फ्रेंस हॉल है जहां पर एक साथ करीब 7 से 8 हजार व्यक्ति बैठ सकते हैं एक साथ, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया है भारत मंडपम। और इसके सामने यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति, ओके, ये सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति हो गई है, सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति, जो किसका प्रतीक है, ये नृत्य करती हुई शिव का प्रतीक है, नृत्य करते हुए शिव का प्रतीक, ओके, शिव का प्रतीक है ये, नृत्य करते हुए शिव का प्रतीक। सबसे बड़ी, सबसे ऊंचाई अगर पूछा जाए मूर्ति कौन सी है तो नटराज की मूर्ति हो गई है वर्तमान में। और यह सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति कहीं भी देखेंगे सबसे बड़ी यहाँ भारत मंडपम के सामने है, और यह नृत्य करती हुई शिव की मुद्रा की प्रतीक है। चलिए ये हो गया। अब बताती, क्वेश्चन पूछा गया है कि होने वाला है G20 कौन सी बैठक थी। ऑप्शन दिया गया है 17th, 18th, 19th, 20th। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18th, ठीक है। अब G20 में एक शब्द आता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ट्राइका, ओके, ट्राइका, ट्राइका एक शब्द आता है G20 में, ट्राइका, ओके, ट्राइका। इसको आप हिंदी में मिलेगा, बेस्ट है इसको इंग्लिश में याद रखें। ट्राइका, इस शब्द का क्या मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है कि आपकी पूर्व की बैठक, पूर्व, वर्तमान और आगामी, यानी होने वाली, यानी पूर्व की बैठक कहाँ हुई, वर्तमान की बैठक कहाँ हुई और आगामी बैठक कहाँ होगी, ये इस ट्राइका शब्द का मतलब होता है। ट्राइका शब्द का यही मतलब होता है, ओके। नाउ अब आपके सामने यहां पर पूछा गया
कि G20 का वर्तमान यानी इस साल जो है 18th बैठक हुई, कहाँ किया गया? भारत नई दिल्ली में किया गया। 17th अगर पूछा जाए कि ये कहाँ किया गया था 17th, तो ये आपके इंडोनेशिया में किया गया था, इंडोनेशिया, ओके, के बाली में। कहाँ पर? बाली में। कब किया गया? 2022 में। क्लियर? नाउ 19th वाला, क्योंकि इस साल 18th हुआ है तो 19th कहाँ होगा? तो यह आपके ब्राजील के कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। ओके, रियो डी जेनेरियो में। ओके, ये हो गया। अब बात आती है कब होगा? 2024 में। भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी यानी भारत ने G20 की अध्यक्षता कब से किया है? तो भारत ने अध्यक्षता किया, आपका कहीं पे भारत वर्ड मेंशन है नहीं है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। भारत ने कब से इसका अध्यक्षता किया? इसने किया 1 दिसंबर 2022 से लेकर 38 नवंबर 2023 तक, यानी इस एक साल तक भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी रही। इसलिए आप देखेंगे इस साल G20 से संबंधित बहुत सारे ऐसे जो सम्मेलन वगैरह किए गए, सबकी अध्यक्षता किसके पास रहेगी? भारत के पास रहेगी, क्योंकि भारत ही प्रेसिडेंसी इस पर कर रहा था। इसी प्रकार से भारत ने अब क्या किया, चूंकि अगला बैठक ब्राजील में होगा, तो भारत ने क्या किया? प्रेसिडेंसी किसको सौंप दिया? ब्राजील को सौंप दिया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी मैंने क्लास में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, तो होप सो सभी पॉइंट्स को, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने की है संभावना है। G20 काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन आपके प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस में भी आता है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा, मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ या भारत के साथ भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? G20 इस साल यहाँ हुआ है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? ये बहुत प्रकार से, मतलब अनेकों प्रकार है इसके क्वेश्चंस बनने के। तो खैर हमें अभी केवल यहीं तक फोकस करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकारी स्कूलों में बच्चों के अबाया पहनने, अबाया मतलब नकाब जिसको कहते हैं ना, जो फेस ढका रहता है, इतना तो समझते हैं नकाब है ना, अबाया पहनने पर इसने रोक लगा दिया। तो ऑप्शन क्या है? फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने ऐसा किया है। और दूसरी चीज, फ्रांस के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं, भारत फ्रांस एक्सरसाइज, इसके 3 नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है शक्ति, गरुड़ एंड वरुड़। ये 3 एक्सरसाइज है भारत फ्रांस को लेकर के। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनेंगी? हेमंत सिंह पंवार, हरी सिंह, राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर सोनाली घोष। तो कौन बन रही है? पहली महिला है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चूंकि यह क्या पूछा है? पहली महिला है। मैंने हमेशा कहा है कि जहां पर भी जिस सेंटेंस में भी पहली आ जाए या किसी इंफॉर्मेशन से है, तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ तो पूछा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या मैंने अभी आप लोगों को उसके बारे में बताया कि इन 1985 में क्या किया गया था, यूनेस्को के द्वारा उसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी प्रचलित है। तो खैर हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अभी केवल डॉक्टर सोनाली घोष का नाम को याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने शुरू किया है मेरा बंगाल? ये कौन हो सकता है, बताएं? ब्रह्मा कुमारीज। ठीक है, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित क्या है यह? आयोजित क्या है यह? मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल किसके द्वारा आयोजित है? ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित, जिसका किसने किया है अभियान की शुरुआत? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कहां से किया? कोलकाता से किया गया है, ये तो अलग बात हो ही गई। अब नाउ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान, इसका आरंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ओके, नाउ नशा मुक्त भारत अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2020। नशा मुक्त भारत अभियान। ओके, नशा मुक्त भारत अभियान। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और ईरान डैशपोर्ट मुद्दे में मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हुए हैं। ऑप्शन ए बंदर ए अंजलि, बी
बुशहर, सी खोरामा शहर एंड डी चाबहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाबहार। चाबहार। भारत और ईरान, ईरान की बात की जाए तो एससीओ का 9वां यह मेंबर बन चुका है। एससीओ का गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन कब किया गया है? इन ईयर 2001। एससीओ का क्या किया गया है? गठन किया गया है। लेकिन ये लागू कब से हुआ है? लागू अगर पूछा जाए तो 2003 से लागू हुआ है ना। इसमें टोटल, क्योंकि 9वां अगर मेंबर ईरान है तो टोटल इसमें कितने हैं? 9 देश इसमें शामिल है, टोटल 9 देश। ओके, चलिए भारत पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, तो खैर पाकिस्तान को याद रहा है, लेकिन भारत को ध्यान रखिएगा कि भारत इसमें कब शामिल हो गया है? भारत इन ईयर 2017 में एससीओ में शामिल हुआ है, इन ईयर 2017 में शामिल हो गया है। ओके, नाउ come to the next question and this one is your last question of today's class। जापान ने डैश परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑप्शन है फुकुशिमा, हमाओका, जेनेकी, कुशिमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जो कि जापान का नाम आएगा तो रिएक्टर वेक्टर जो भी हो जाए सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? सभी आएंगे, जितने सारे हैं सब आएंगे हमारे जापान के। और कहां पर? फुकुशिमा। तो राइट आंसर फुकुशिमा हो जाएगा। अब बात आती है चूंकि जापान को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा भारत और जापान के बीच में जो एक्सरसाइज किए जाते हैं वो है वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन, ये दो नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखिएगा, वो है आपका जी मैक्स यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, ये हो गई आज की क्लास के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखेंगे जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो उससे पहले प्रीवियस जितने भी वीडियोस मैंने करवाए हैं उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोस करवाए हैं उसे एक बार आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि हमेशा कोशिश कीजिए कि रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेबस का। वो लिखा नहीं होता, वो वहां पर लिखा नहीं होता है कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या है? रिवीजन इज योर इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।